हेलो बच्चों। अ, अभी तक हम लोगों ने ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स यानी कि किरण प्रकाशिकी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि प्रकाश का परावर्तन होता है यानी प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, प्रकाश का रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन होता है, प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो उसका वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक है, और प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की चाल बहुत तेज यानी 3 × 10⁻⁸ लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड होती है निर्वात में। और जब प्रकाश सघन माध्यम में जाता है तो उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रकाश के अपवर्तन में जब प्रकाश किसी विरल से सघन माध्यम में यानी रेयर से डेंसर मीडियम में आता है तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। फिर अगर लाइट सघन से विरल यानी कि डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है तो लाइट नॉर्मल से दूर भागती है। फिर हम लोगों ने देखा कि उत्तल लेंस से प्रकाश कन्वर्ज होता है यानी अभिसारित होता है, जबकि अवतल लेंस से प्रकाश डाइवर्ज यानी कि अपसारित होता है। ठीक है, ये सारी घटनाएं प्रकाश के बारे में हमको कुछ इंफॉर्मेशन देती हैं और इन सभी घटनाओं की व्याख्या प्रकाश को एक किरण मानते हुए किया जा सकता है। ठीक, अब प्रकाश एक किरण है और प्रकाश एक किरण दूसरे किरण के मार्ग में आती है तो भी उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा माना जाता था। ठीक, 17वीं सदी यानी 16वीं और 17वीं सदी यानी जब 1500 से 1600 वाला समय चल रहा था और जब 1600 से 1700 का समय चल रहा था तो इस दौरान दुनिया में पुनर्जागरण का समय आया यानी कि रेनासा आया। इस स्थिति में ढेर सारे दार्शनिकों ने, फिलोसफरों ने प्रकाश क्या है इसके बारे में बात किया। ठीक, इसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है रेने डेकार्टा का, डेस्कार्टा इंग्लिश में बोलते हैं, रेने डेकार्ट का। ऐसे बहुत सारे फिलोसफर रहे हैं, जिसमें से एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के व्यक्ति रहे हैं सर आइजैक न्यूटन, जिनके बारे में आप बहुत भली भांति जानते हैं, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, जिन्होंने न्यूटन के गति के 3 सिद्धांत दिए, जिन्होंने फिजिक्स से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण बुक जिसे हम प्रिंसिपिया के नाम से जानते हैं वो लिखा था। ठीक है, अब न्यूटन जो है, सर आइजैक न्यूटन का जो अप्रोच था वो मैथमेटिकल अप्रोच था। ठीक, और उनके हिसाब से यानी उनके हिसाब से क्या कह सकते हैं कि उस समय पूरा जो माहौल था उसमें ये माना जाता था कि दुनिया की हर चीज, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी चीजें किससे मिलकर के बनी है, तो सभी चीजें छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बनी है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी है। ठीक, इस अप्रोच को कहते हैं एटोमिज्म। एटमिज्म क्या कहते हैं? एटमिज्म। एटमिज्म के सिद्धांत के अनुसार हर चीज छोटे कणों से मिलकर के बनी थी। आपको याद होगा कि केमिस्ट्री में ऐसा ही कुछ सिद्धांत चार्ल्स डाल्टन ने दिया था कि दुनिया के सभी पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बने हुए हैं। अब ऐसा इसलिए था कि ये जो अणु के सिद्धांत है, ठीक, वो न्यूटन के गति के नियमों के आधार पर पूरी तरह से सटीक बैठते थे। न्यूटन ने सन 1704 में, तब सन 1704 में एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने अपने प्रकाश से संबंधित यानी लाइट से संबंधित ढेर सारे प्रयोगों के बारे में बताया। अपने ढेर सारे प्रयोगों के निष्कर्ष के बारे में उन्होंने उसमें व्याख्या करी और उस बुक का नाम था ऑप्टिकस, OPTICKS, ऑप्टिक्स। स्पेलिंग ऑप्टिक्स की आज के ऑप्टिक्स से अलग है क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो थी वो इंग्लिश या ये प्रेजेंट इंग्लिश तो नहीं थी, लैटिन और लैटिन भाषा होती थी। तो उन्होंने ऑप्टिक्स
के नाम से किताब लिखी सन 1704 में। और उन्होंने प्रकाश के बारे में एक नया अप्रोच दिया लोगों को, और उस अप्रोच को हम लोग कहते हैं कार्पस्कुलर थियरी। क्या कहते हैं? कार्पस्कुलर थियरी। तो आज की क्लास में हम वेव ऑप्टिक्स शुरू कर रहे हैं, और वेव ऑप्टिक्स के स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एक ऐसा नियम जो फेल हो गया, एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसा प्रिंसिपल जो क्या हो गया? फेल हो गया। और उस सिद्धांत का नाम है न्यूटन्स कार्पस्कुलर थियरी। उस सिद्धांत का नाम है न्यूटन्स कार्पस्कुलर थियरी। ठीक है, हिंदी में कहते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज से अब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है, आपको बहुत मजा आएगा। अब देखिए, ऐसा क्या हुआ उस समय कि लोगों ने इन सब चीजों के बारे में सोचना शुरू किया। तो मैंने आपको बताया कि एटोमिज्म का माहौल था। दुनिया की हर चीज को छोटे कणों से मिलकर के माना जाता था। जैसे हम लोग हैं, छोटे कणों से मिलकर के बने हुए हैं, सभी कण एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। इस तरीके से अप्रोच ही चल रहा था उस समय लगभग। अब चूंकि न्यूटन के सभी नियम लगभग उस समय के उपस्थित ऑब्जर्वेशंस को, प्रेक्षणों को सही तरह से एक्सप्लेन कर पाते थे, तो इसलिए न्यूटन के न्यूटोनियन फिलॉसफी का जो इम्पोर्टेंस था बहुत ज्यादा था, और उसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा था। न्यूटन अपने अलग अलग विचारों से, अपने नए नए तरीकों से लोगों को हमेशा अम्यूज करते थे, हमेशा कह सकते हैं कि अपनी तरफ आकर्षित करते थे। न्यूटन ने ग्रेविटेशन का नियम दिया, न्यूटन ने प्रकाश से संबंधित न्यूटन का फॉर्मूला दिया, न्यूटन ने विस्कोसिटी से संबंधित न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी दिया। ठीक, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज, गुरुत्वाकर्षण के बारे में अपना गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। और सभी सिद्धांत उनके प्रयोगों पर आधारित होते थे, और ये सभी सिद्धांत आमतौर पर उस समय की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बहुत नए विचार थे। ठीक, तो न्यूटोनियन फिलॉसफी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से उस समय इनके कार्पस्कुलर थ्योरी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहा। अब थ्योरी कहती क्या है, पहले ये समझ लीजिए। कार्पस्कुलर थ्योरी में एक वर्ड है कार्पस्कुलर, जिसका एक छोटा शब्द है कार्पसल्स। कार्पसल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं कणिकाएं। क्या कहते हैं? कणिकाएं। जैसे कण होता है ना, धूल का कण, मिट्टी का कण या रेत का कण, ऐसे किसी भी चीज का कण होता है। वो कण किस छोटे कण भी छोटे और छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना, छोटे छोटे चीजों से मिलकर के बना हुआ है। आज हम लोग उसे अणु या परमाणु बोलते हैं। न्यूटन ने कहा, न्यूटन का मानना था कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे कणिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। यानी जो प्रकाश है स्रोत से छोटे छोटे कणों के रूप में बाहर निकलता है। यानी light is emitted from source in the form of small particles, and those particles are called as corpuscles. उन छोटे छोटे कणों को क्या कहते थे? कणिका कहते थे। न्यूटन के हिसाब से, न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार ये जो कणिकाएं थी बहुत छोटे थे, स्मॉल थे, इनविजिबल थे। कैसे थे? अदृश्य कण थे। भाई अदृश्य थे तो दिखेंगे ही नहीं, और जब दिखेंगे ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे जो कह लीजिए। तो ये छोटे कण थे, इनविजिबल कण थे। ठीक, छोटे कण थे, इनविजिबल कण थे, और इलास्टिक थे। कैसे थे? इलास्टिक थे, पूर्णतः प्रत्यास्थ थे। ठीक, तो प्रकाश जो है वो सोर्स से, यानी स्रोत से सूक्ष्म कणों के रूप में बाहर निकलता है, और ये कण स्रोत से निकल के सभी संभव दिशाओं में
सरल और सीधी रेखा में गति करते हैं, नॉर्मल बात हो गई। फिर ये जो कार्पसल्स हैं जब हमारे रेटिना पे पड़ते हैं, आंख पे पड़ते हैं, रेटिना पर पड़ते हैं, तो हमको देखने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी हमको दिखाई देता है। न्यूटन का ये कॉन्सेप्ट इस चीज पर आधारित है कि अगर आप कभी ऐसे अपने आंख पर यहाँ दबाइए तो आपको कुछ इस तरीके के छोटे छोटे इमेजेस दिखाई देंगे, छोटे छोटे इमेजेस दिखाई देंगे, ऐसे गोल गोल, ऐसे ऐसे लगता है जैसे हवा में ये कण घूम रहे हैं इधर उधर। न्यूटन ने इनकी तुलना पानी में फेंके गए कंकड़ द्वारा उत्पन्न किए गए वेव से की, ठीक, और कहा कि जैसे पानी में फेंकने पे वेव निकलता है उसी तरीके से हमारी आंखों पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो कुछ इस तरीके से दिखता है, यानी कि हमको जो दिख रहा है वो डिस्टरबेंस है और जो कण गया है वो कण है प्रकाश, यानी कि प्रकाश की कणिका, ठीक। तो प्रकाश की जो कणिकाएं हमारी रेटिना पे पड़ती हैं तो हमें कोई चीज दिखाई देती है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब जो प्रकाश की कणिकाएं हैं इनके बारे में उन्होंने कहा कि भाई हर प्रकाश का तरंग अलग अलग होता है, सॉरी, हर प्रकाश का जो रंग होता है वो अलग अलग होता है, तो रंग कैसे डिफाइन करें। तो न्यूटन के हिसाब से न्यूटन ने कहा कि जो रंग है वो कार्पसल्स के साइज पर डिपेंड करेगा। किस पे करेगा? साइज ऑफ कार्पसल्स पर, यानी कणिका के आकार पर कि कितना, सॉरी हाँ, आकार पर कि कितना छोटा या कितना बड़ा है। जैसे लाल रंग के कणिका का आकार बड़ा होगा जबकि वायलेट रंग के कणिका का आकार छोटा होगा। क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है और वायलेट रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। क्लियर है? बात समझ में आई? ये कणिकाएं सीधी रेखा में चलती हैं, इन कणिकाओं के पास गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि कण है तो गतिज ऊर्जा होगी ही होगी। ठीक, क्लियर? एक बात देख लीजिए, अब जब ये सिद्धांत दिया न्यूटन ने तो इस सिद्धांत से क्या हुआ? तो भाई कभी भी कोई भी सिद्धांत व्यक्ति देगा तो उन सिद्धांत से प्रयोगों के आधार पर उसको क्या करना होगा? सिद्ध करना होगा। तो इन सिद्धांतों से इस सिद्धांत के फायदे क्या है या उपलब्धियां क्या है, अचीवमेंट्स क्या है, इन सिद्धांतों के अचीवमेंट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, या कह सकते हो सक्सेस ऑफ द मॉडल या सक्सेस ऑफ द थ्योरी क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के पास ऊर्जा होती है, लाइट हैज एनर्जी, लाइट हैज एनर्जी। इस बात की व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर किया जा सकता है कि प्रकाश के कणों के पास ऊर्जा होती है। क्यों? क्योंकि अगर प्रकाश कणों के रूप में बाहर निकल रहा है तो हर कण की गतिज ऊर्जा होगी और हर कण की गतिज ऊर्जा होगी तो प्रकाश के पास भी ऊर्जा होगी। जब ये किसी चीज पर पड़ेंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा पूर्ण प्रत्यास्थ तरीके से स्थानांतरित हो जाएगी उस चीज को जहां वो पड़ेंगे, इसलिए उस ऊर्जा का फर्क हमको दिखाई देता है। जैसे अगर हम धूप में खड़े हो जाएं तो ये कणिकाएं हमारे शरीर पर पड़ने के बाद अपनी पूरी गतिज ऊर्जा दे देंगी किसको? शरीर को, बॉडी को, और बॉडी गर्म हो जाएगी, जैसा धूप में होता रहा होगा, अभी भी होता है। ठीक, जब ये कणिकाएं हमारे रेटिना पर पड़ती हैं तो रेटिना पर सेंसेशन होता है, चीजें हमको दिखाई देती हैं। तो लाइट के पास एनर्जी होता है और ये चीज आसानी से इस सिद्धांत के आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता था। ठीक, फिर लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट कैसे चलता है? सरल रेखा में चलता है। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इसकी व्याख्या भी आसानी से की जा सकती थी क्योंकि कणिकाएं, जैसे जब हम एक बॉल को फेंकते हैं तो बॉल क्या होता है? बॉल सीधे जाता है, वैसे ही स्ट्रेट लाइन में ये कणिकाएं चलती हैं, कोई दिक्कत नहीं था। प्रकाश की किरणें वैक्यूम में चल सकती हैं, लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। तो किसी बॉल को चलने के लिए फेंकने के बाद किसी तरह के माध्यम की आवश्यकता नहीं, माध्यम हो तो ठीक है,
बल्कि माध्यम में चलने से उसकी स्पीड कम ही होती है। यानी कोई गेंद है, कोई बॉल है, छोटा कण है, पत्थर है, आप उसे फेंक दिए तो उसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता तो नहीं है। और क्योंकि कार्पस्कुलस भी पार्टिकल है, कण है, छोटे छोटे कणिकाएं हैं, इसलिए इनको भी चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, तो कह सकते हैं कि लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है, यह बात आसानी से व्याख्या की जा सकती थी। ठीक है, तीसरी क्लियर हुआ ये बात। चौथा, अलग अलग रंग होते हैं प्रकाश की किरणों के, तो रंगों की व्याख्या की जा सकती थी किस कैसे कि अलग अलग प्रकाश की किरणों के लिए साइज ऑफ कॉर्पसल्स क्या है, अलग अलग है। हर कलर के लिए साइज अलग है, तो अलग अलग साइज के कारण अलग अलग रंग है। ठीक है, कलर की व्याख्या हो सकती थी। अब जो उस समय सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में लोग जानते थे प्रकाश के, उसमें दो घटनाएं थी, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन को हिंदी में कहते हैं परावर्तन, और रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। ठीक है, परावर्तन की व्याख्या करने के लिए न्यूटन ने एकदम सिंपल उदाहरण दिया कि जैसे हम छोटी गेंद को या किसी कण को जब हम जमीन पर या किसी, जैसे मान लीजिए इलास्टिक गेंद है, उसको जब हम उसको जमीन पर फेंक के मारते हैं, फेंकते हैं, तो वो वापस आ जाता है। ठीक इसी तरह से जब प्रकाश की किरणें किसी ठोस माध्यम में पड़ती हैं, किसी माध्यम पर, अपारदर्शी माध्यम पर पड़ती हैं, जब ये किरणें अपारदर्शी माध्यम पर पड़ती हैं तो इन कणिकाओं पर प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन का फोर्स लगता है, और उस रिपल्सन के फोर्स के कारण कणिकाएं वापस आ जाती हैं। कैसे, एक बार देख लीजिए। मान लीजिए कि ये क्या है, पृष्ठ है जो जिस पर प्रकाश आ रहा है। अब ये प्रकाश की कोई कणिका है जो आ रही है, ऐसे कणिका नहीं है, कणिकाएं हैं ढेर सारी। ठीक, तो ये कणिकाएं आ रही हैं कुछ इस दिशा में। ठीक, मान लीजिए कितने स्पीड से, v वेलोसिटी से आ रही है। तो इस वेलोसिटी के दो घटक होंगे, एक पृष्ठ के अनुदिश और एक पृष्ठ के लंबवत। मान लीजिए पृष्ठ के लंबवत ये अविलंब से कोण बना रहा है थीटा डिग्री। ठीक है, तो इस वेलोसिटी के दो घटक हैं, कौन कौन से, दो कंपोनेंट है, कौन कौन से, एक पृष्ठ के अनुदिश और एक पृष्ठ के अविलंबवत। पृष्ठ के अविलंबवत जो घटक है उसको मान लीजिए v cos थीटा है, अगर ये थीटा होगा तो ये हो जाएगा v sin थीटा। आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप इसे थीटा मान लिए तो ये cos हो गया और ये sin हो गया। अभी हम मान रहे हैं कि ये थीटा है तो ये v cos थीटा और ये v sin थीटा। यानी कण अगर ऐसे सीधे आ रहा है इस तरह से, तो इस कण के पास दो घटक होंगे वेलोसिटी के, एक ये वाला और एक ये वाला। अब जब ये कण यहाँ पहुंचेगा, यानी जैसे 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 नजदीक आएगा, तो ये पदार्थ भी किससे बना हुआ है, एटॉमिज्म के कॉन्सेप्ट से। ये भी कैसे बना हुआ है, ये भी बना हुआ है छोटे छोटे कणों से, और जब ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, तो ये कण इस कण को, यानी आने वाले कणों के ऊपर एक बल लगाएंगे प्रतिकर्षण का, और उस बल की दिशा होगी अभिलंबोत, यानी ये बल की दिशा है। ठीक, इस बल के कारण ये जो v cos थीटा वाला घटक है धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि त्वरण ऊपर लग रहा है। ठीक, लेकिन v sin थीटा वाले घटक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए प्रकाश की किरणें ऐसे आती हैं आती हैं आती हैं और ऐसे घूम जाती हैं। ठीक, तो इस आधार पे आसानी से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या की जा सकती थी, कोई दिक्कत नहीं था, यहां तक भी सही है। प्रकाश की अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए न्यूटन ने दो तरह के सिद्धांत दिए, मतलब दो तरह का कॉन्सेप्ट दिया, दो तरह का थियरी दिया। पहला कि जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम में पड़ती है तो इसकी दो संभावनाएं हैं। पहला, एक तो प्रकाश यदि विरल से सघन में जा रहा हो, या प्रकाश यदि सघन से विरल में जा रहा हो।
बात समझ में आई। पर आमतौर पे मैं मान के चल रहा हूं कि उनके समय में प्रकाश सघन से विरल जा रहा हो, इसके उदाहरण शायद ना ध्यान दिए हो। जैसे कांच के बाद लाइट बाहर निकलती है, ये चीज अगर ना ध्यान दिया हो, या हो सकता है दिया ही हो, तो हम दोनों की व्याख्या करने के लिए न्यूटन ने दो अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए। उन्होंने कहा कि जब प्रकाश विरल से सघन जाता है, विरल से किसमें आता है, सघन जाता है, यानी रेयरर मीडियम से किसमें आता हो, डेंसर मीडियम में। जब प्रकाश रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है तो होता यह है कि रेयरर मीडियम से जाने वाले कण पर ये डेंसर मीडियम क्योंकि पारदर्शी हैं, तो ये क्या करते हैं, अपनी तरफ इन्हें आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो ये जो माध्यम है ये भी कणिकाओं से, कणों से मिलकर के बना हुआ है। इसके कण परमाणु वाले कण हैं, यानी धातु वाले पदार्थ वाले कण हैं, और ये प्रकाश की कणिकाएं हैं। ये कण इस कण को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इसमें बल से, एफ बल से, क्योंकि इसमें अलग माध्यम, इसमें अलग माध्यम है। तो ये कण जब इनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो होता क्या है, हर कणिका के पास दो घटक हैं, एक पृष्ठ के अविलंबवत और एक पृष्ठ के समानांतर, एक पृष्ठ के नॉर्मल और एक पृष्ठ के सरफेस के पैरेलल। सरफेस के पैरेलल वाले घटक पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस घटक की वेलोसिटी, इस कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये आकर्षित कर रहे हैं। और जब ऐसा होगा तो प्रकाश की स्पीड धीरे धीरे इस दिशा में तेज होती जाएगी। तो जो कण है वो ऐसे आता जाएगा, मतलब पहले सीधे आ रहा था, अब जब आकर्षित हो रहा तो लगातार नीचे की तरफ ज्यादा बढ़ेगा, उधर की तरफ कम पड़ेगा। तो एक माध्यम में सीधे आया, फिर आकर्षित हो गया, उसके जब इसमें घुस गया तो सीधे चलता चला गया। बात समझ में आई। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण जो है अपने अविलंब से की तरफ झुकी है। लेकिन इसके मतलब हुआ कि इसके सिद्धांत के अनुसार, यानी इस सिद्धांत के अनुसार सघन माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होनी चाहिए और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कम होनी चाहिए। हम लोग जानते हैं कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। ठीक, इसका मतलब है कि उस समय जो ये बात कह रहे थे उसका प्रॉपर लॉजिकल कोई कंट्राडिक्शन उपलब्ध नहीं था लोगों के पास, क्योंकि प्रकाश की स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट मेजर तो शायद उस समय तक नहीं ही हुई होगी, लेकिन ये निश्चित था कि स्पीड बहुत तेज चलती है। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को रेयर टू डेंसर मानते समय उन्होंने लाइट के अट्रैक्शन की थ्योरी को, सिद्धांत को समझाया और उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। अब दूसरा तरीका था कि लाइट जब डेंसर से रेयर जाती हो, लाइट जब डेंसर से किसमें आती हो, रेयर जाती हो, लाइट जब डेंसर से रेयर जाती है तब क्या होता है कि ये जो कण है, ये जो कण है, कणिकाएं हैं, ये मतलब जो कण है धातु के या पृष्ठ के, वो पृष्ठ के कण प्रकाश की कणिकाओं को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी इस दिशा में बल लगाते हैं, इस दिशा में बल लगाते हैं। और जब इस दिशा में बल लगाते हैं तो ये वाली स्पीड पर क्या होता है, बल विपरीत दिशा में लग रहा है। वेलोसिटी के इस घटक पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वाला जो घटक है यानी अविलंबवत घटक, उस अविलंबवत घटक में बल के कारण त्वरण लगेगा, ऋणात्मक त्वरण लगेगा, निगेटिव एक्सीलरेशन होगा और उसकी स्पीड धीरे धीरे घटती चली जाएगी। लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में ये स्पीड पहले 0 हो गई, इसलिए वो घूम गया, जबकि रिफ्रैक्शन के केस में इससे पहले कि स्पीड 0 हो, पार्टिकल मीडियम में प्रवेश कर गया तो इधर घूम जाएगा। बात समझ में आई बात। उनका कहना था कि जो माध्यम है उसकी ये वाली स्पीड तो नियत है, ये वाली स्पीड घटेगी तो धीरे धीरे जो किरण है वो ऐसे 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 और ऐसे भागेगी, इस तरीके से। ठीक, इसलिए जब लाइट रेयर से डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो उसकी वो नॉर्मल से दूर भागता है,
क्यों? क्योंकि ये वाले घटक की वैल्यू तो सेम है, ये वाले में डायरेक्शन में स्पीड घटेगी तो धीरे धीरे उसी तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये अपवर्तन परावर्तन की व्याख्या करने के लिए न्यूटन ने अलग अलग तरीके के सिद्धांत दिए। परावर्तन की व्याख्या यानी रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने फोर्स ऑफ रिपल्सन का कॉन्सेप्ट दिया। रेयर टू डेंसर जाते समय उसको एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट दिया, और डेंसर टू रेयर जाते समय न्यूटन ने ये कहा कि ये जो पार्टिकल्स हैं यानी कार्पसल्स हैं उन पर सरफेस के पार्टिकल फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएंगे। यानी रेयर टू डेंसर के लिए अट्रैक्शन थ्योरी, डेंसर टू रेयर के लिए रिपल्सन थ्योरी। यानी उनका मानना था कि जो प्रकाश होता है वो अलग अलग पदार्थ के साथ अलग अलग तरह से व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये सक्सेस है जिसमें लाइट की एनर्जी, लाइट का स्ट्रेट लाइन मोशन, लाइट का कलर, लाइट का वैक्यूम, इन सब का एक्सप्लेनेशन आसानी से हो सकता था। जो मामला आके फंसा वो थोड़ा सा फंसा रिफ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये अचीवमेंट्स है। अब देखिए न्यूटोनियन फिलॉसफी यानी न्यूटन का जो दर्शन शास्त्र है, दर्शन है, या न्यूटन की जो सुप्रीमेसी है, उस समय तक न्यूटन इतने प्रभावी थे फिजिक्स में कि उनकी बात काटना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक, तो ऐसा कोई भी उपलब्ध नहीं था, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो न्यूटन के सिद्धांतों को समझता था, मानता था, या कह सकते हैं कि न्यूटन के जो भक्त थे, न्यूटन के जो शिष्य थे, चेले थे, वो इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते कि न्यूटन झूठ बोल रहा है। और सच भी ये है कि न्यूटन पूरी तरह से झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कणों के इसी सिद्धांत को आधार बना करके बाद में पता चला कि एटम एक्चुअल में जो कण है पदार्थ के, वो छोटे छोटे कणों के रूप में ही बाहर निकलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। पर वो एक अलग कॉन्सेप्ट की वजह से वो कॉन्सेप्ट आया, एक अलग ही वजह के कारण वो कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो सक्सेस तो क्लियर हो गया कि सक्सेस किन आधारों पर है, और चूंकि न्यूटन की सुप्रीमेसी इतनी अधिक थी कि लोग उनकी बात को डिनाई नहीं करते थे। लेकिन कुछ फेल्योर्स के कॉज भी आए, मतलब बाद में आज हम लोग जानते हैं कि ये सिद्धांत क्यों फेल हो गया। तो पहला कारण इस सिद्धांत के फेल होने का ये रहा कि अगर प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में स्रोत से बाहर निकल रहा है तो इन कणों के पास गतिज ऊर्जा है, तो इन कणों का द्रव्यमान भी होना चाहिए, और अगर इन कणों का द्रव्यमान है तो स्रोत यानी सोर्स का मास धीरे धीरे क्या होना चाहिए, मास ऑफ सोर्स शुड मास ऑफ सोर्स शुड डिक्रीज, धीरे धीरे सोर्स का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। क्यों घटना चाहिए? क्योंकि प्रकाश लगातार उससे निकल रहा है कणों के रूप में, तो द्रव्यमान निकल रहा है ना, तो धीरे धीरे वो द्रव्यमान क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। दूसरी बात कि जो प्रकाश की किरणें हैं, ठीक, आप कह रहे हैं कि कभी रिपल्सन होती है, आप कह रहे हैं कभी अट्रैक्शन होता है, ये कैसे पता चलेगा कि कब अट्रैक्शन होगा और कब रिपल्सन होगा? यानी द थियरी ऑफ रिपल्सन एंड द थियरी ऑफ अट्रैक्शन कैन नॉट बी प्रॉपरली एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस थियरी। की मतलब ऐसा क्यों है कि कभी तो कह रहे हैं रिपल्सन हो रहा है और कभी तो कह रहे हैं अट्रैक्शन हो रहा है, ऐसा क्या है? ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, और तीसरी चीज कि जो प्रकाश की किरणें हैं, ठीक, अगर कण है तो कण है तो सिद्धांत के अनुसार जब वो विरल से सघन यानी रेयर से डेंसर जाती हैं तो उनके ऊपर अट्रैक्शन लगता है, और जब अट्रैक्शन लगता है तो स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम ज्यादा होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम क्या है, ज्यादा है। स्पीड ऑफ लाइट इन
रेयरर मीडियम। ठीक, किसके हिसाब से, ध्यान रखना है किसके हिसाब से ये हो रहा है, ये है एज पर न्यूटोनियन फिजिक्स, यानी एज पर न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी, एज पर न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी। और अगर ये बात सही है, जबकि सही नहीं है, हम लोग जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम है वो कम होती है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। जैसे वैक्यूम सबसे रेयरर मीडियम है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा है, ठीक, जबकि हम जैसे जैसे डेंसर मीडियम में बढ़ते हैं वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट घट जाती है। तो स्पीड ऑफ लाइट के बेसिस पर ये थियरी क्या हो सकती है, आसानी से गलत साबित हो सकती है। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, क्लियर है, चेक कर लिए। ठीक है, ये थी तो आपको न्यूटन के कणिका सिद्धांत का फेल्योर और सक्सेस और सिद्धांत आई होप समझ में आया होगा। अब हुआ क्या, 1704, सोचिए 1704 से न्यूटन के जो शिष्य हैं, न्यूटन के जो भक्त हैं, न्यूटोनियन फिलॉसफी को समझने और मानने वाले जो लोग हैं, वो एक गलत बात को लेकर के बैठे हुए हैं कि न्यूटन का सिद्धांत कण है, न्यूटन का प्रकाश, क्या प्रकाश जो है वो कणिकाओं के रूप में है। सन 1804 में एक साइंटिस्ट हुए थॉमस एम, मतलब इसमें हुए नहीं, इन्होंने एक प्रयोग किया जिसे हम कहते हैं यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जिस प्रयोग को कहते हैं, जिस प्रयोग का आधार था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और उस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के आधार पर पहली बार ये पता चला कि न्यूटन का जो सिद्धांत है यानी कॉर्पस्कुलर थियरी है वो पूरी तरीके से सच नहीं है, बिल्कुल भी सच नहीं है। यानी प्रकाश कणिका के आधार पर नहीं बिहेव करता बल्कि तरंग के आधार पर बिहेव करता है। ठीक, तो तरंग क्या है या तरंग का सिद्धांत क्या है, तो न्यूटन के लॉ आने से पहले, क्योंकि न्यूटन का लॉ आपको पता है कि किताब कब आई, 1704 में, इससे बहुत पहले सन 1678 में एक डच फिलोसफर कह सकते हो या व्यक्ति, क्योंकि उस समय फिलोसफी ज्यादा महत्व की होती थी, लोग वैज्ञानिकों को साइंटिस्ट ना कह के शायद फिलोसफर ही कहते रहे होंगे, जैसे न्यूटन भी फिलोसफर ही थे, गैलीलियो भी फिलोसफर थे। तो डच माने की डच पर्सन थे क्रिश्चियन हाइगेन, क्रिश्चियन हाइगेंस। क्रिश्चियन हाइगेंस ने एक सिद्धांत दिया, ठीक है, हाइगेन ने एक सिद्धांत दिया, ठीक, हाइगेन ने क्या दिया, एक सिद्धांत दिया, और उसको कहते हैं वेव थियरी यानी तरंग सिद्धांत। इनका मानना था कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो तरंग है, तरंग के रूप में चलते हैं, जैसे पानी में लहर चलती है कुछ उस तरह से चलती है। ठीक, ये पहले ला दिए हैं, 1678 में इनकी थियरी आई है, लेकिन सोचिए कि इनकी थियरी को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं मिला उस समय, 1704 से 1804 के बीच में। क्यों? क्योंकि न्यूटन की सुप्रीमेसी इतनी ज्यादा थी कि लोग उनकी बात को आसानी से मान लेते थे। लेकिन जब 1804 में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ थॉमस यंग का, तो उससे यह सिद्ध हुआ कि जो कुछ घटना प्रकाश कर रही है यानी कि व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस कर रही है, उस इंटरफेरेंस की व्याख्या न्यूटन के कणिका सिद्धांत पर हो ही नहीं सकता। तो चूंकि न्यूटन के कणिका सिद्धांत के आधार पर व्याख्या नहीं हो पाई, तो निश्चित रूप से कोई ऐसा सिद्धांत होना चाहिए जो व्याख्या करे। और जब चेक हुआ तो पता चला कि हाइगन ने ऑलरेडी एक सिद्धांत दे रखा है जिसे क्या कहते हैं, तरंग सिद्धांत कहते हैं। तो हमारा जो अगला क्लास होगा, यानी आज ये इसके बाद यानी जो कल की क्लास होगी,
उसमें हम लोग हाइगन के करण सिद्धांत यानी वेव थ्योरी ऑफ लाइट को डिटेल में समझेंगे, और इसके बाद फिर व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन, और उसके बाद ध्रुवण यानी पोलराइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू, पढ़ते रहिए। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में अपने दोस्तों से इस चैनल के बारे में जरूर बताइए। इस चैनल पर आपको बोर्ड एग्जाम्स के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का लिखित हल की कैसे आंसर लिखा जाएगा, आंसर राइटिंग जरूर प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।